इस मंच पर सभी को नमस्कार। जी जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्रणाम सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर के बारे में, गुड इवनिंग सर। जी, प्रताप सर के बारे में आप सब जानते हैं क्योंकि प्रताप सर इसके पहले भी कलकत्ता आ चुके हैं और इन्होंने अपना अन्वेषक नाटक खुद पढ़कर सुनाया था। एक लेखक से उसकी कृति को सुनने का जो सुख है वो हर बार हर किसी को नहीं मिलता। और आप चूंकि अभिनेता हैं तो ये आप लोगों के लिए खुशी का एक सबब रहा है कि आपने एक लेखक से उनका नाटक सुना। प्रताप सर के बारे में आप सब जानते, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा परिचय उनका बता दूं। ये पहले कवि थे, इनके कई कविता संग्रह हैं। अभी भी कवि हैं और इनकी कई कविता संग्रह हैं। हमेशा दिल से कवि होता है ना। सवाल अब भी मौजूद है, आदि मांग, अंधेरे में देखना, इस तरह से नचिकेता और ओडिसी, छवियां और छवियां, मुक्ति द्वार के सामने, ये इनकी काव्य संग्रह है। और नाटक तो बहुत सारे हैं। अन्वेषक जो आप खुद सुन चुके हैं और हमारे YouTube में भी है जब ये पाठ कर रहे थे। रंग बसंती, नहीं कोई अंत, मौत क्यों रात भर नहीं आती, 4 रूपांत, 9 लघु नाटक, 5 रंग नाटक, अपनी अपनी भूमिका, कोई और रास्ता तथा अन्य लघु नाटक, मेरे श्रेष्ठ लघु नाटक, अंधेरे में, ये पीटर शेफर के नाटक ब्लैक कॉमेडी का रूपांतर किया था इन्होंने। और किस्सा 3 गुलाबों का, ये बल्गेरियन नाटक का अनुवाद है। छूमंतर बाल नाटक है और इसमें 10 बाल नाटक और भी हैं, 2 बाल नाटक और है। इनके कहानी संग्रह भी हैं। अब तक, मछली मछली कितना पानी, ये नाम ही कितना अद्भुत है, मछली मछली कितना पानी। फिर आलोचना में इनके समय के सवाल और रंग चिंतन, समय के निशान, मतलब कि इस तरह आप एक ऐसे साहित्यकार से आज आप रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने जीवन को जिया है, जीवन को देखा है और जीवन को बांटा है। तो प्रताप सर, हमारे लिटिल थेस्पियन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हम सभी, ये चूंकि आज आपके सामने सभी अभिनेता हैं और एक अभिनेता नाटककार से मिल रहा है, और आपका जो आपका जो आलेख है, आर्टिकल है, नाटक लेखन की मेरी प्रक्रिया, ये इन सारे लोगों ने पढ़ी है। मैंने सबको भेज दी थी, सबने पढ़ी है। तो सर, एक नाटककार से एक अभिनेता की जो मुलाकात हो रही है, तो मुझे लगता है कि आज बड़ा कुछ रोमांचक होना है। 2 अलग व्यक्ति, एक नाटककार और एक अभिनेता, और दोनों मंच पर जाकर एक हो जाते हैं। तो ये मंच आज हम आपके हवाले करते हैं सर। शुक्रिया उमा, शुक्रिया अजहर, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया लिटिल थेस्पियन के मंच पर आकर आपके रूबरू होने का, और आपके जो सारे अभिनेता हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके रूबरू होने का। और ऐसे अवसर कम जुटते हैं जब बहुत सारे अभिनेता एक नाटक को घेर लें। तो अच्छा है, आज मैं गिरने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको अपना आलेख भेजा था, जैसा बताया उन्होंने कि आप लोगों ने पढ़ा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सारी बातें वो दोहराऊं या कि कुछ प्रश्नों से बात शुरू होगी या कुछ और नई बातें करूं। तो ये एक थोड़ा सा टेढ़ा सवाल हो गया। मैं समझता हूँ मैं थोड़ा सा कुछ और बातें भी रख देता हूँ जो आपने पढ़ लिए हैं, जो पढ़ लिया है आलेख। हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी पढ़ा हो, और अगर पढ़ा हो तो उसको कितना पकड़ा है, कितना वो हाथ से छूट गया, और कितने उसके जो पक्ष हैं और भी हो सकते हैं। तो ये असल में मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ कि मैं ये मुझे लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि मैं नाटक क्यों लिखता हूँ या मेरे नाटक लेखन का प्रोसेस क्या है। मैंने एक जगह और भी बात की थी कि मैं अपने 2 नाटकों के बारे में खास तौर पर बात करता हूँ, 2 या 3 नाटकों के बारे में,
एक आलेख नाट्य आलेख में परिवर्तित कैसे होता है। नाटक तो हम लिख देते हैं, लेकिन वो नाट्य आलेख तब तक नहीं वो बनता जब तक मंच पर उतरता नहीं। और वो नाटक का जो आलेख है, वो नाट्य आलेख बनने में उसमें बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इनपुट आ जाते हैं। उसमें इनपुट निर्देशक का आता है, उसमें इनपुट अभिनेता जो काम कर रहे हैं उनका आता है, उसमें इनपुट जो उसके साथ और जुड़े हुए लोग हैं उनका आता है, अगर वो गंभीरता से उस काम को ले रहे हैं। अगर वो बहुत ही जैसे आते हैं प्रोफेशनली लेते हैं, हाँ लाइटिंग कहाँ करनी है, इधर करनी है, ये सीन है, ऐसा है, और अगर उस तरह से उन्होंने लाइटिंग की और चले गए, लेकिन अगर उन्होंने स्क्रिप्ट में प्रवेश किया तो उनके भी कुछ इनपुट हो सकते हैं। तो वो इनपुट कई बार हम लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और हम लोग अपने उस आलेख में तब्दीलियां भी करते हैं। और असली नाट्य आलेख तो निर्देशक के पास होता है, कि जो उसके सारे जो वो अपने टिप्पणियां, जो अपने नोट्स, अपने उसके जो ब्लॉकिंग के पॉइंट्स, उसके जो लाइटिंग के पॉइंट्स, या उसके अभिनेताओं के जो भाव भंगिमाएं हैं उनके पॉइंट्स, वो जिस तरह से नोट करता चला जाता है, वो कुल मिला के एक नाट्यालेख बनता है। लेकिन जब हम नाटक प्रकाशित करते हैं तो ये सब चीजें वहां नहीं होती, क्योंकि ये एक ग्रुप या एक निर्देशक जिस तरह से कर रहा है किसी नाटक को, जरूरी नहीं कि दूसरा निर्देशक भी उसी तरह से करे। यानी जो नाटक है हमारा, वो एक तरह से मूल मूल आधार है, और वो एक मूल आधार नाटक जो है वो कई नाट्यालेख तैयार करता है। हर बार उसका एक नाट्यालेख तैयार होता है, और वो नाट्यालेख वो वहीं तक रहता है जहां तक वो उसका जो अभिनेता, जो निर्देशक है, वो उसको मंचित कर रहा है। अब ये तो प्रश्न हुआ उसका, ये लाइट ये चली क्यों गई, वीडियो क्यों चली गई, ये वीडियो चली गई है सर। वीडियो नजर आ रहा है जी अब जी। ठीक है। अच्छा, मुझे नहीं आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो तो बात की स्थिति है, लेकिन हम जिसको नाट्य लेख मान के चलते हैं, हम जो नाटक लिखते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, और ये मैंने लिखना शुरू क्यों किया, ये जो लेख आपके सामने आया है, ये आया क्यों? ये आया इसलिए क्योंकि मेरे पास अक्सर जैसे नौजवान लोग हैं वो आते थे कि सर हम नाटक लिखना चाहते हैं, तो बताइए कैसे लिखें। तो मैं उनसे कई बार पलट के सवाल पूछता था, अब नाटक क्यों लिखना चाहते हैं, वो इतने नाटक लिखे जा रहे हैं, लिखे जा चुके हैं, आप क्यों लिखना चाहते हैं? तो कई उनके पास जवाब नहीं दे पाते थे, वो एकदम थोड़े से हतोत्साहित हो जाते थे। मैं कहता हूँ हतोत्साहित होने की बात नहीं है, आप इस प्रश्न पर विचार कीजिए कि आप नाटक क्यों लिखना चाहते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लिखने का अर्थ तभी है जब आप कुछ ऐसा लिखें जिस पर ना लिखा गया हो, और या इस तरह से लिखें जिस तरह से ना लिखा गया हो। अगर ये दोनों स्थितियां नहीं है तो फिर लिखने का कोई अर्थ नहीं रहता। जिस तरह से लिखा जा चुका है, और जिस तरह और जिन चीजों पर बार बार लिखा जा चुका है, और उसमें कुछ अलग आपके पास एंगल नहीं है, कोई अलग दृष्टिकोण नहीं है, तो लिखने का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए ये प्रश्न बहुत जरूरी होता है कि आप क्यों लिखना चाहते हैं। जब इस प्रश्न से आप टकराएंगे तो अपने आप आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि हाँ, ये वहां से एक सर्च शुरू होती है कि मैं अगर लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं। अब जैसे मैंने मान लीजिए अन्वेषक नाटक लिखा जिसका आपने पढ़ा है, तो वो क्यों लिखा, क्योंकि उसमें जिस समय और जिस व्यक्ति को चुना गया है उस पर किसी ने नहीं लिखा। आर्यभट्ट उसका मुख्य पात्र है, 5वीं शताब्दी का अंत उसका जो है समय। लेकिन केवल इतना पर्याप्त नहीं होता नाटक के लिए कि आप कोई ऐसा समय चुन लें या कोई ऐसा पात्र चुन लें और उस पर आप एक कोई ढांचा खड़ा कर दें। वो काफी नहीं होता। काफी तब होता है कि उसके बहाने आप कहना क्या चाहते हैं, आप कौन से ऐसे सवाल हैं जो उसके माध्यम से आप उठाना चाहते हैं। यानी अब ये जो मान लीजिए शिक्षा का सवाल है, शिक्षा का सवाल आज से 5000 साल पहले इस तरह से नहीं पूछा जा सकता था कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जैसे कि आज पूछा जा सकता है। क्योंकि
जो आज का परिवेश है इसमें जो जो चीजें आ चुकी हैं ये उस समय नहीं थी। यानी आप कुछ नए तरीके से सोच सकते हैं, कुछ नए मूल्य आ गए, कुछ नए प्रश्न आ गए, कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ गई, कुछ नए द्वंद्व आ गए सोसाइटी के, व्यक्तियों के, तो उनको आप नए तरीके से प्रश्न उठा सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, धर्म और राष्ट्र का संबंध कैसा हो। अब आप चाणक्य के जमाने में नहीं जा सकते। वो चाणक्य के जमाने में जो संबंध था वो था, वो उन स्थितियों में था। तब इस तरह की जिस तरह का प्रजातंत्र हम आज देख रहे हैं ये नहीं था। या वो जो राजा, या वो राजा वो नहीं है आज राजा बदला जाता है। तो तब राजा उत्तराधिकार से होता था, आज राजा चुनाव से होता है। तो स्थितियां बदल गई हैं। यानी आज के राजा पर पहले के राजा की अपेक्षा अधिक दबाव है। तो इस तरह के अनेक सवाल हैं जिनसे आप टकराएंगे, तो उन सवालों को आप लाएंगे। अब मान लीजिए जैसे शिक्षा की व्यवस्था की बात की मैंने, उसके धर्म का स्वरूप क्या हो, इस पर भी आप बहस एक चला सकते हैं। तो ये सारी बातें नाटक में किसी न किसी तरीके से आती हैं। लेकिन ये अब इसमें ये दिक्कत ये होती है कि इनको आप अपने आलेख में अनुस्यूत कैसे करें, उनको आप बुने कैसे। 3 तरीके हैं एक अपनी बात को कहने के, मतलब ज्यादातर पहला तरीका है कि हम भाषण देते हैं, या जैसे हम एक ये व्याख्यान देते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं, तो ये एक तरीका है, लेकिन ये नाटक नहीं है। दूसरा तरीका है कि आपके पास एक विचार है, आप उस विचार को जो उस तरह से पैदा करते हैं जैसे कि 2 पत्थर उठा लिए, और जब पत्थर उठाते हैं और उनको टकराते हैं तो उनमें से चिंगारियां पैदा होती हैं। तो यानी वो 2 पत्थर समझ लीजिए कि अलग अलग विचार है, और जब वो टकराएंगे तो उसमें से स्प्लिंग पैदा होंगे, उसमें से कुछ चिंगारियां पैदा होंगी। वो जो चिंगारियां हैं, वो जो प्रकाश है, वो असल में वो प्रकाश महत्वपूर्ण है। लेकिन वो तब होगा जब वो विचार टकराएंगे, तो वो विचार है। फिर तीसरा तरीका जो है वो भाव है। अब भाव जो है वो व्यक्ति का एक आंतरिक मामला है। उस अंदर के व्यक्ति के या जो चरित्र हैं आपके, उनके भावों को शब्दों में लाना कितना कठिन काम है। यहाँ मैं एक और सावधानी बरतता हूँ, और वो आपको भी आगाह करना चाहता हूँ कि भाषण या संभाषण या व्याख्यान नहीं हो सकता नाटक का हिस्सा, लेकिन विचारों की टकराहट हो सकती है। जब विचारों की टकराहट होती है, तो जब आप नाटक बुनते हैं तो वहां आपको अपेक्षाकृत अधिक शब्दों की जरूरत पड़ती है, और जब आप भावों की ओर लौटते हैं तो भावों में अपेक्षाकृत आपको कम शब्दों की जरूरत पड़ती है। ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि भाव में शब्द गौण हो जाता है और विचार में शब्द जो है वो प्रबल हो जाता है। इसलिए कहाँ कितना शब्द होना, क्योंकि जो शब्द बाहुल्यता है, जो शब्द का बाहुल्य है, वो नाटक की गति को अवरुद्ध करता है। अब ये संतुलन साधना कठिन काम है, लेकिन ये अभ्यास से हासिल होता है। वो अभ्यास कैसे हो? वो सिर्फ लिखने से नहीं होता। वो अभ्यास व्यक्ति को लिखे बाद में उससे पहले पढ़े, और उससे उसके साथ साथ वो देखे, क्योंकि जो मंच का ये नाम आ रहे हैं मेरे सामने, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई दे रही। नहीं ठीक है, पार्वती शाह कोई और इस तरह से। हाँ, शायद उन लोगों ने अपने ये कैमरे को ऑफ रखा है। ये आ गई, पार्वती शाह का चेहरा आ गया। और सब कुछ नेट की प्रॉब्लम होने की वजह से भी सब नहीं ऑन हो पाते। माफी चाहती हूँ कि आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। और आप प्रताप सर, आपकी मुलाकात कर रहा हूँ। आज हमारे बीच में ओम पारिक साहब भी हैं। ओम पारिक साहब
हाँ आप तो ओम जी जानते नमस्कार, खुशी हो रही है आपको देखकर जी। जी उनको अनम्यूट करो एक बार, एक सेकंड इनको ओम भाई अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी जी जी। तो मैं मैं कह रहा था कि जो शब्दों का इस्तेमाल नाटक में बड़ा महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, और शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। विचार में शब्दों की जरूरत होती है, लेकिन अगर विचार भाषण बन जाए तो सारा मामला गड़। लेकिन वो बात मैं दूसरी कर रहा था, वो कहाँ आप सीखते हैं, वो आप सीखते हैं नाटक देखकर। नाटक करके करके भी सीखते हैं, नाटक देखकर भी सीखते हैं। जब आप लगातार नाटक देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके सामने खुलने लगती हैं, क्योंकि जो नाटक जब शब्द मंच पर उतरता है तो वो केवल शब्द नहीं उतरता, शब्द के साथ साथ रंग भी उतरता है। और रंग के बहुत सारे पक्ष हैं, उसमें अभिनय भी है, संगीत भी है, प्रकाश भी है, ध्वनि भी है, कॉस्ट्यूम भी है, बहुत सारे उसके जो आता है, वो सब कुल मिलाकर जो रंग उतरता है तो वो शब्द की जो छवियां हैं वो बदलने लगते हैं, शब्द की ध्वनियां बदलने लगती हैं। उसमें बहुत सारे जो है प्रतीक इस्तेमाल किए जाते हैं, मंच पर बहुत सारे प्रतीक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन प्रतीकों के अर्थ क्या हैं, ये तभी आप उनको समझ पाएंगे जब तक आप नाटक देखेंगे। जब आप नाटक देखेंगे नहीं, ये चीजें समझ में आएंगी नहीं। सिर्फ नाटक देखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि नाटक देखने के बाद कुछ लोगों से गुत्थम गुत्था होना भी जरूरी है। यानी आप अपने मित्रों से बात करें जो देखते हैं, जो अभिनेता हैं उनसे बात करें, जो निर्देशक हैं उनसे बात करें। तो वो कुल मिलाकर ये जो एक सामूहिक ट्रेनिंग होती है वो लेखक के लिए बहुत जरूरी है, नाटक लिखने के लिए खासकर। क्योंकि मेरी शिकायत है हिंदी वालों से कि हिंदी के लोग नाटक भी उसी तरह से लिख लेना चाहते हैं जिस तरह से वो घर में बैठ के उपन्यास, कहानी या कविता लिखते हैं। नहीं लिख सकते। जी क्योंकि नाटक के लिए ना सिर्फ शोध जरूरी है, बल्कि आपको घर से निकलना भी जरूरी है, और एक बार नहीं बार बार निकलना जरूरी है। और जो नाटक से जुड़े हुए लोग हैं उनसे टकराना भी जरूरी है। और जब आप टकराएंगे तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद आप देखेंगे खुलती जाएंगी और वो साफ होती जाएंगी। तब आप जब लिखने बैठेंगे तो जिन शब्दों को आप पहले आप बहुत जरूरी मान रहे थे वो आप अपने आप छंटने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो लिखित शब्द है और जो वाचिक शब्द है इसमें तो अंतर है। क्यों बोलते हुए हम बहुत जैसे कि जो जब हम संवाद करते हैं तो बहुत व्याकरण का ध्यान नहीं रखते, लेकिन जब हम लिखते हैं तो व्याकरण का भी ध्यान रखते हैं। और एक बहुत मिनट सारी एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ।